सन 326 ईसा पूर्व भारत की सीमाओं पर अलेक्जेंडर की सेना अपने विजय अभियान के चरम पर थी। हर एक युद्ध में उसने अपने शत्रुओं को परास्त किया था, लेकिन जब उसने सिंधु नदी के उस पार देखा तो वहाँ एक ऐसी भूमि थी जो न केवल समृद्ध थी बल्कि एक नए युग के उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी वापसी के बाद भारत की धरती पर एक नया शासक जन्म लेने वाला था। एक ऐसा शासक जो न केवल एक विशाल साम्राज्य की नींव रखेगा बल्कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक साधारण बालक से महान सम्राट बनने की, एक ऐसे युग की जिसने भारत को पहली बार एक अखंड साम्राज्य के रूप में देखा। कैसे एक साधारण युवक ने महान चाणक्य के मार्गदर्शन में अपने भाग्य को आकार दिया। कैसे उसने नंद वंश के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और कैसे उसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों में से एक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेरणादायक कहानी, उनके संघर्ष, विजय और भारत के इतिहास में उनके योगदान के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड को। चारों ओर युद्ध के बिगुल बज रहे थे, तलवारों के टकराने की आवाजें गूंज रही थी और इतिहास एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। भारत की भूमि पर वह क्षण आ चुका था जब एक साधारण युवक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अदम्य साहस के बल पर इतिहास रचने वाला था। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, भारत के पहले महान साम्राज्य के संस्थापक की। यह वह दौर था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नंद वंश का अत्याचारी शासन चरम पर था और लोग उसके क्रूर करों और अनैतिक नीतियों से त्रस्त थे। लेकिन इसी समय एक ऐसा बालक जन्म ले चुका था जो इतिहास बदलने वाला था। कहते हैं वह एक साधारण परिवार में जन्मा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह मौर्य वंश का था, जबकि अन्य का मानना है कि वह साधारण किसान कुल से था। लेकिन उसके जन्म ने नियति को एक नया मोड़ देने का संकल्प ले लिया था। चंद्रगुप्त का बचपन संघर्षों से भरा था। उसने अपने चारों ओर अत्याचार, अन्याय और संघर्ष देखा और तभी उसके मन में पहली बार एक सपना जन्मा, एक अखंड भारत का सपना। जब वह छोटा था तो उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान आचार्य चाणक्य थे, एक अद्भुत राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री। चाणक्य ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक चिंगारी, एक जुनून और एक ऐसा सामर्थ्य जो भारत का भविष्य बदल सकता था। इस देश को एक ऐसे सम्राट की जरूरत है जो इसे एक सूत्र में बांध सके। चाणक्य ने निश्चय कर लिया कि वह चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करेंगे और उसे एक शक्तिशाली राजा बनाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जिस तरह मंगोलों के बंजर पहाड़ों में एक योद्धा का जन्म होता है, वैसे ही भारत की राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक शेर पल रहा था। एक दिन जब चंद्रगुप्त जंगल में अभ्यास कर रहा था तभी उसे नंद सैनिकों ने पकड़ लिया। लेकिन यह युवा लड़का डरने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण उसे बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि उसे नंद राजा के दरबार में पेश किया गया, लेकिन वही क्षण उसके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ बन गया जब राजा ने उसका मजाक उड़ाया। तभी चाणक्य को यकीन हो गया कि यही लड़का नंद वंश को खत्म करेगा। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त का लक्ष्य स्पष्ट था, एक नए साम्राज्य की नींव रखना जो पूरे भारत को एक कर सके। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या एक साधारण युवक सच में सबसे ताकतवर राजा को हरा सकता था? यह तो बस शुरुआत थी। चंद्रगुप्त अब सिर्फ एक साधारण बालक नहीं था, वह अब एक लक्ष्य के साथ बढ़ रहा था, भारत को एक अखंड साम्राज्य बनाने का लक्ष्य। आचार्य चाणक्य की शिक्षा और रणनीतियों ने उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और विजेता बना दिया था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे जनजातीय समूहों और सेनाओं को संगठित करना शुरू किया। वह जानता था कि अकेले नंद वंश को हराना असंभव था, इसलिए उसने सबसे पहले उन राजाओं और सेनाओं को अपने पक्ष में किया जो नंदों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। वह जहाँ भी जाता लोगों को अपने साथ जोड़ लेता और धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ती चली गई। अगर हमें इस विशाल साम्राज्य को हराना है तो पहले हमें खुद को उतना ही मजबूत बनाना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीति सिखाई, कैसे युद्ध को केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। आने वाले वर्षों में चंद्रगुप्त ने कई छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसने एक मजबूत सेना खड़ी की और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। जहाँ भी वह जाता वहाँ के लोग उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में देखते और उसे समर्थन देने लगते। उसका नाम अब कुछ राज्यों तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे आर्यावर्त में गूंजने लगा था। और फिर सन 322 ईसा पूर्व में वह क्षण आ गया जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ अपने सबसे बड़े युद्ध की तैयारी की। लेकिन क्या वह नंदों को पराजित कर पाएगा? क्या उसका सपना सच होगा या फिर यह लड़ाई उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी?
साल 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नंद वंश की राजधानी। यह भारत की सबसे समृद्ध और सशक्त नगरियों में से एक थी, लेकिन अब यह चंद्रगुप्त मौर्य की बढ़ती ताकत के लिए अगला लक्ष्य बनने वाली थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अब नंद वंश पर सीधा आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन पाटलिपुत्र पर हमला करना आसान नहीं था। यह चारों ओर से गंगा और सोन नदी से सुरक्षित था और इसके विशाल किलों को पार करना किसी के लिए भी असंभव जैसा था। युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। योजना साफ थी, नंद साम्राज्य को अंदर से तोड़ना। चंद्रगुप्त ने सीधे युद्ध के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। उसने पहले नंद वंश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला किए और उनके संसाधनों को तबाह कर दिया। उसके सैनिक तेजी से छोटे राज्यों पर कब्जा कर रहे थे, जिससे नंद साम्राज्य की आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने लगी। लेकिन असली हमला पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने वाला था। यह युद्ध आसान नहीं था। नंद वंश की सेना विशाल थी और उनके पास हाथियों की एक ताकतवर टुकड़ी थी जिसे हराना कठिन था। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जो योजना बनाई वो अभूतपूर्व थी। उन्होंने राजधानी के अंदर से विद्रोह भड़काना शुरू किया। चाणक्य के गुप्तचरों ने नंद साम्राज्य के प्रशासन में घुसपैठ कर ली और धीरे धीरे जनता को नंदों के खिलाफ भड़काने लगे। भूखमरी, असंतोष और विद्रोह के बीज बोए गए। कुछ ही महीनों में पाटलिपुत्र में हालात इतने बिगड़ गए कि नंद सम्राट धनानंद को मजबूर होकर अपनी सेना को विभाजित करना पड़ा। जैसे ही यह हुआ, चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी ताकत के साथ राजधानी पर हमला कर दिया। अब क्या होगा? क्या चंद्रगुप्त अपनी पहली बड़ी जंग जीत पाएगा या फिर नंद वंश उसे कुचल देगा? अब चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पाटलिपुत्र पर निर्णायक हमला। यह युद्ध केवल एक राज्य के लिए नहीं था बल्कि पूरे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नंद सम्राट धनानंद ने अपनी राजधानी को बचाने के लिए 10 लाख से अधिक सैनिकों की विशाल सेना तैयार कर रखी थी। हाथियों से सुसज्जित यह सेना किसी भी हमलावर को कुचलने की ताकत रखती थी। लेकिन चाणक्य जानते थे कि यह लड़ाई केवल सैन्य ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध की जरूरत थी। अगर हम सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करेंगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर हम उनकी कमजोरी को भुनाएं तो जीत हमारी होगी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया। रणनीति का पहला चरण नंद वंश की आंतरिक गुटबाजी का फायदा उठाना। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के मंत्रियों, जनरलों और दरबारियों के बीच फूट डालना शुरू किया। कई वर्षों से धनानंद का अत्याचारी शासन केवल जनता ही नहीं बल्कि खुद उसके सेनापतियों को भी परेशान कर चुका था। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के अंदर कई षड्यंत्र रचे और धीरे धीरे वहां की सेना और प्रशासन को भीतर से कमजोर कर दिया। रणनीति का दूसरा चरण राजधानी की घेराबंदी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर लिया और नगर की खाद्य आपूर्ति को रोक दिया। कुछ ही महीनों में राजधानी में भूखमरी फैलने लगी, लोग बगावत करने लगे और नंद राजा के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। रणनीति का अंतिम चरण निर्णायक युद्ध। जब समय पूरी तरह अनुकूल हो गया तब चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर भीषण हमला कर दिया। हालांकि नंद सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति टूट चुकी थी। दूसरी ओर चंद्रगुप्त के सैनिकों में जोश और रणनीति की ताकत थी। युद्ध कई दिनों तक चला और अंत धनानंद की हार हुई। नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य का उदय। धनानंद ने अंत आत्मसमर्पण कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपने नए साम्राज्य की राजधानी बना लिया। इसके साथ ही भारत के इतिहास का नया युग शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य का युग। अब चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं थे बल्कि अखंड भारत के पहले सम्राट बन चुके थे। लेकिन क्या यह उनकी अंतिम चुनौती थी? अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, एक विशाल साम्राज्य को संगठित और सुरक्षित रखने की। साल 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य अब केवल एक राजा नहीं बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। नंद वंश का अंत हो चुका था और मौर्य साम्राज्य अब संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पश्चिमी सीमाओं पर ग्रीक यूनानी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। जब सिकंदर महान भारत पर चढ़ाई करने आया था तब उसने कई भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने इन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया और एक शक्तिशाली यूनानी साम्राज्य की नींव रखी। अब उनका लक्ष्य था फिर से भारत में अपने नियंत्रण को स्थापित करना। युद्ध की शुरुआत। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जानते थे कि अगर सेल्यूकस को नहीं रोका गया तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 305 ईसा पूर्व मौर्य सेना और यूनानी सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। यूनानी सेना शक्ति और अनुशासन में अव्वल थी, लेकिन मौर्य सेना विशाल थी और उसे चंद्रगुप्त जैसे प्रतिभाशाली योद्धा और चाणक्य जैसे कुशल रणनीतिकार का नेतृत्व
प्राप्त था। युद्ध कई महीनों तक चला। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की सेना पर मनोवैज्ञानिक और गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। वह जानता था कि यूनानी सेना खुले युद्ध में मजबूत है, लेकिन जंगलों और पहाड़ों में लड़ाई उनके लिए कठिन होगी। चाणक्य की रणनीति कारगर साबित हुई। यूनानी सेना कमजोर होने लगी और अंततः सेल्यूकस निकेटर ने आत्मसमर्पण कर दिया। शांति संधि और मौर्य साम्राज्य का विस्तार। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने भारत के पश्चिमी हिस्से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान के कुछ भागों को मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5000 हाथी भेंट किए, जो आगे चलकर यूनानी युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे। इस संधि को और मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। मौर्य साम्राज्य की अभूतपूर्व विजय। अब मौर्य साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था, यह पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल सैन्य विजय प्राप्त नहीं की थी, बल्कि राजनीति, कूटनीति और रणनीति से भारत को एक महान शक्ति बना दिया था। लेकिन क्या यह उनकी अंतिम चुनौती थी, या फिर इतिहास में कोई और बड़ा मोड़ आने वाला था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक से लेकर भारत के सबसे महान शासकों में से एक बनने तक का सफर संघर्षों, युद्धों और विजय गाथाओं से भरा था। लेकिन हर महान योद्धा की तरह उनकी भी एक अंतिम यात्रा थी। साल 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य अब वृद्ध हो चुके थे। भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उनकी देखरेख में अपने चरम पर था। लेकिन इस समय उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, धर्म और वैराग्य की ओर झुकाव। कुछ वर्षों पहले उनकी मुलाकात जैन संत भद्रबाहु से हुई थी। उनकी शिक्षाओं चंद्रगुप्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके लिए युद्ध और राजनीति से हटकर आत्मज्ञान की ओर जाने का समय आ गया है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने सत्ता का मोह त्याग दिया और जैन धर्म को अपना लिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था कि इतना शक्तिशाली सम्राट सत्ता का त्याग कर सन्यासी बन गया। श्रवणबेलगोला की ओर यात्रा। अपना सिंहासन छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंचे, जो जैन साधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। लेकिन क्या यह उनकी नियति थी? क्या यह उनका अंत था या एक नई शुरुआत? संथारा अंतिम तपस्या। श्रवणबेलगोला पहुंचकर उन्होंने संथारा संलेखना व्रत धारण कर लिया, अहिंसा और आत्मशुद्धि का जैन परंपरा में अंतिम मार्ग। इसका अर्थ था भोजन और जल का पूरी तरह त्याग, जब तक शरीर स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। दिन बीतते गए और धीरे धीरे चंद्रगुप्त का शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। एक महान सम्राट का अंत नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी का मोक्ष, एक शासक से अधिक एक युग का अंत। साल 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? नहीं, यह एक युग की समाप्ति थी, लेकिन एक विचार की अमरता थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बना रहा, उनकी नीतियां सदियों तक भारत को आकार देती रही और उनकी विरासत आज भी जीवित है। क्या उनकी कहानी हमें कुछ सिखाती है? एक साधारण बालक से एक महाबली सम्राट बनने तक चंद्रगुप्त की कहानी हमें बताती है कि इच्छा शक्ति, संकल्प और सही मार्गदर्शन से कोई भी इतिहास बदल सकता है। क्या अगर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म नहीं अपनाया होता, क्या मौर्य साम्राज्य और भी अधिक विस्तृत हो सकता था? क्या आपको लगता है कि उनका संन्यास लेना सही निर्णय था? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भारत के अन्य महानतम शासकों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।